स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर्ट्स वाला पे। मैं अनुराग सिंह आपको पढ़ाऊंगा क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस। आज हम पढ़ेंगे बुक 1, उसमें का चैप्टर 1 दो ध्रुवीयता का अंत। तो हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके बोर्ड्स में बहुत कम टाइम रह गया है। आपको बहुत सीरियस वाली पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आप अभी भी स्टार्ट नहीं कर रहे हो तो फिर क्या ही कह सकते हैं, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि आपके पास अब इतना टाइम नहीं रह गया है कि आप मजे में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो भी फोकस के साथ अपना पढ़िए। आज जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि बर्लिन की दीवार, हमारा चैप्टर का पहला टॉपिक यही है, बर्लिन की दीवार। तो जैसे कि आपको पता है बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। यह दीवार 1961 में बनाई गई थी और यह दीवार साम्यवादी दुनिया एवं पूंजीवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। साम्यवादी दुनिया यूएसएसआर को कहते हैं और पूंजीवादी दुनिया यूएसए को कहते हैं। और यूएसएसआर ने साम्यवादी विचारधारा अपनाई थी। साम्यवादी विचारधारा से अभिप्राय यह है कि यूएसएसआर ने समाज के ऊपर ज्यादा वो किया था, मतलब कि पूंजीवादी में समाज के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। अपना केवल एक व्यक्ति उस पर ध्यान दे सकता था, समाज पर उस पर ध्यान नहीं दिया गया था। समाजवादी विचारधारा या साम्यवादी विचारधारा में मानव के विकास के लिए या उसके कल्याण के लिए समुदाय की महत्वता पे जोर दिया जाता है। और पूंजीवादी विचारधारा में यह एक उत्पादन का साधन है जिसके ऊपर लोगों का निजी स्वामित्व होता है, उसी को पूंजीवादी विचारधारा कहते हैं। बर्लिन की दीवार का एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह भी है कि बर्लिन की दीवार ने बर्लिन को दो भागों में बांट दिया था, पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन में। यह दीवार 28 वर्षों तक खड़ी रही। इस दीवार की लंबाई 150 किलोमीटर थी। ऊंचाई, इस दीवार को 9 नवंबर 1989 को पूर्वी बर्लिन की जनता ने गिरा दिया था। और इसका बर्लिन की दीवार का एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह भी है कि यह जर्मनी के एकीकरण और साम्यवादी खेमे की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1990 में। तो मैं आपको ऐसे ही शॉर्ट में पॉइंट्स बना के उसका चार्ट की तरह आपको ऐसे बताऊंगा, जिससे आपको कम टाइम में याद भी हो जाए और सारी चीजें पता भी चल जाए। तो अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप आराम से मजे में पढ़ोगे। आप कम टाइम में ऐसे याद करिए, इसको अच्छे से लिखिए, पढ़िए और पेपर में जाके फोड़ दीजिए। जय हिंद, जय भारत। टॉपिक है सोवियत संघ, जिसे यूएसएसआर भी कहते हैं। यह सोवियत संघ 1917 की रूसी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया था। इस क्रांति के तहत रूस में अर्थव्यवस्था के पूंजीवादी मॉडल को नजरअंदाज किया गया था और नजरअंदाज करने के साथ साथ साम्यवादी मॉडल को अपनाया गया था। इस रूसी क्रांति के जनक व्लादिमीर लेनिन थे और इस रूसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। सोवियत संघ में कुल 15 गणराज्य थे। यह व्यवस्था 1922 से लेकर 1991 तक चली। सोवियत संघ का अस्तित्व 1922 में हुआ। सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था। सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर 1991 में हुआ। सोवियत संघ के विघटन की घोषणा बोरिस येल्त्सिन के द्वारा की गई थी। विघटन की घोषणा 3 देशों ने मिलकर करी थी, रूस, बेलारूस और यूक्रेन ने। और सोवियत संघ के विघटन के बाद यहाँ का उत्तराधिकारी रूस बना, जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत थी, सबसे ज्यादा संसाधन थे। तो यहाँ के बाद उसका उत्तराधिकारी रूस बना। तो गाइस ऐसी मैं आपको ऐसी पॉइंट्स में बताता रहूंगा। इसके बाद सोवियत संघ की विशेषताएं, उसके विघटन के कारण, परिणाम आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक है सोवियत संघ की विशेषताएं। सोवियत संघ की विशेषताओं में मैंने ये सब पहले से लिख दिया पॉइंट्स बना के। मैं इसको आपको पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ के आपको समझाऊंगा कि ये क्या है इसके बारे में। जैसे कि वहां की जो अर्थव्यवस्था थी वो नियोजित अर्थव्यवस्था थी, मतलब वो पहले से प्लान करके बनाई गई थी। वहां की जो अर्थव्यवस्था थी बहुत अच्छी थी। सोवियत संघ की विशेषताओं में एक अन्य विशेषता या प्रमुख विशेषता ये भी थी कि वहां की जो संचार प्रौद्योगिकी थी, मतलब जो बात करने का वहां पे वो थी, सुविधाएं थी, वो बहुत अच्छी थी। उन्नत संचार प्रौद्योगिकी, मतलब बहुत अच्छी संचार व्यवस्थाएं थी। और वहां पे विशाल ऊर्जा संसाधन थे, सुव्यवस्थित परिवहन प्रणाली थी
और इसी के साथ साथ वहां पे बेहतर स्वास्थ्य सुविधा थी, कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था और बेरोजगारी नहीं थी उस टाइम पे सोवियत संघ में। और सोवियत संघ की विशेषताओं में प्रमुख विशेषता यह है कि वहां समाजवादी आदर्शों से वो प्रेरित थी, मतलब कि साम्यवादी विचारधारा को उसने अपना रखा था। पूंजीवादी व्यवस्था का ये विरोध करती थी। सोवियत संघ की ये प्रमुख विशेषताओं में से एक है। सोवियत संघ की प्रमुख विशेषता में से एक ये भी है कि वहां का जो सबसे ताकतवर और शक्तिशाली देश था वो रूस था, और वहां पे बुनियादी आवश्यकता वाली वस्तुएं मुहैया कराई जाती है, मतलब जितनी भी बुनियादी आवश्यकता वाली वस्तुएं होती हैं वो लोगों को आसानी से प्राप्त थी, ताकि वो अपना विकास कर सके और अपने साथ साथ अपने देश का विकास कर सके। वहां के कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता थे, वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को विशेषाधिकार दिए गए थे, जो कि वहां की विशेष सोवियत संघ की विशेषताओं में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सोवियत संघ को ही दूसरी दुनिया भी कहा जाता है। और अब इसी के आगे हम पढ़ेंगे सोवियत संघ के विघटन के कारण और उसके परिणाम। टॉपिक है सोवियत संघ के विघटन के कारण। सोवियत संघ के विघटन के निम्नलिखित कारण थे, जिनमें से एक प्रमुख कारण है हथियारों की होड़। हथियारों की होड़ से ये क्या है, मतलब है कि जैसे पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया थी, ये आपस में होड़ करने में, हथियारों को बनाने में इतनी व्यस्त हो गई कि सोवियत संघ ने अपने सारे संसाधनों का इस्तेमाल हथियारों को बनाने में कर दिया, जो कि इसके विघटन के महत्वपूर्ण कारणों में से एक था। और सोवियत संघ के विघटन के कारणों में से एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि कम्युनिस्ट पार्टी का सोवियत संघ में बहुत अधिक दबदबा था, मतलब कि जो भी फैसले करने होते थे सोवियत संघ के निर्णयों में विकास के लिए, वो सब कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा किया जाता था। और उसके विघटन के प्रमुख कारणों में से एक कारण ये भी है कि मिखाइल गोर्बाचेव की जो सुधार नीति थी, उनका यहाँ पे विरोध किया गया था। जो मिखाइल गोर्बाचेव की सुधार नीति थी 1985 में की उनके द्वारा किया गया था, जिसका नाम था पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्ट। पेरेस्ट्राइका मतलब पुनर्रचना और ग्लासनोस्ट मतलब खुलेपन की नीति। तो उसका यहाँ पे सोवियत संघ में विरोध किया गया, जिसके कारण यहाँ पे विघटन को देखा जा सकता है। और रूस की प्रमुखता सोवियत संघ के विघटन के कारणों में प्रमुख रही है सोवियत प्रणाली का सत्तावादी होना। सोवियत प्रणाली का सत्तावादी होना मतलब कि जो सोवियत संघ था, यहाँ पे साम्यवादी विचारधारा को अपनाया गया था, मतलब कि जो भी फैसले होंगे समाज को ध्यान में रख के, समुदायों को ध्यान में रख के लिए जाएंगे, कोई भी निजी अपने स्वामित्व के लिए नहीं किया जाएगा, सबको साथ में रख के किया जाएगा। तो वो शायद इसके विघटन के कारणों में महत्वपूर्ण भूमिका रही है इसकी भी। और उपभोक्ता वस्तुओं की यहाँ पे कमी थी, जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन हुआ। और सोवियत संघ के विघटन के कारणों में से एक प्रमुख कारण यह भी है कि संसाधनों का अधिकतम उपयोग सोवियत संघ ने कर लिया था, जिसके कारण इसका विघटन हुआ। और कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को यहाँ पे विशेषाधिकार दिए गए थे। और सोवियत संघ के विघटन के कारणों में से एक प्रमुख कारण यह भी था कि बर्लिन की दीवार का गिरना, शायद जहां तक है बर्लिन की दीवार का गिरना भी सोवियत संघ के विघटन का महत्वपूर्ण कारण रही है। बर्लिन की दीवार 1991 में गिरी थी। और सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारणों में से एक ये भी कारण था कि वहां पे जो अर्थव्यवस्था थी वो गतिरुद्ध थी, मतलब ज्यादा तेजी से नहीं हो रही थी, रुक रुक के हो रही थी। और यहाँ पे विघटन का एक प्रमुख कारण ये भी है कि जनता से झूठ बोला जा रहा था सोवियत संघ में कि वो पश्चिमी देशों से बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं, मतलब उनसे आगे हैं हर चीज में। तो जिसके कारण वहां की जनता अपने यहाँ सोवियत संघ के नेताओं से नाखुश थी। सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा, ये भी उसके विघटन के कारणों में से महत्वपूर्ण कारण था। प्रौद्योगिकी एवं बुनियादी ढांचे में पश्चिमी के मुकाबले पीछे रहना, जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के मुकाबले पश्चिमी देश यानी कि यूएसए से पीछे था, जो कि इसके विघटन के प्रमुख कारणों में से एक था। तो यहाँ पे हमारा सोवियत संघ के विघटन के सारे कारण मैंने बता दिया आपको। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको लिखना कैसे है पहले तो सोवियत संघ के बारे में प्रस्तावना लिखनी है कि सोवियत संघ है क्या, इसको बनाया कैसे गया, सोवियत संघ को कहते क्या है, यूएसएसआर क्या है, इसके बारे में बताना प्रस्तावना देके। फिर उसके नीचे अगर बोलेगा कि सोवियत संघ के विघटन के कारण बताइए, तो आपको लिखना है सोवियत संघ के निम्नलिखित कारण है विघटन के। फिर ऐसी चार्ट बना के इन सबको एक्सप्लेन भी करना है, ये नहीं कि खाली पॉइंट बना के चले आए हो। हथियारों की होड़, तो जैसे मैंने आपको बताया कि पश्चिमी दुनिया और पूर्वी दुनिया, सोवियत संघ, इन दोनों में हथियारों को लेकर होड़ हो गई थी कि किसके पास सबसे ज्यादा शक्तिशाली हथियार हैं। तो ऐसे इसको एक्सप्लेन करना और लास्ट में निष्कर्ष लिखना मत भूलना।
तो ये इस तरह आपको पूरे नंबर मिलेंगे पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में, चाहे जैसे ये फॉर्मेट अगर आपका लिखने का रहेगा तो आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। धन्यवाद। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम में हम ये देखेंगे कि सोवियत संघ में जो विघटन के कारण थे, जो सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसके विघटन के बाद क्या परिणाम हमको हासिल हुआ या पूरे विश्व को पता लगा कि क्या हुआ सोवियत संघ के विघटन के बाद। तो जो हथियारों की होड़ चल रही थी पूर्वी दुनिया और पश्चिमी दुनिया में, तो वो हथियारों की होड़ की समाप्ति हो गई, और जो शीत युद्ध था, शीत युद्ध की भी समाप्ति हो गई। एक ध्रुवीय विश्व का प्रारंभ, मतलब कि जो अमेरिका था वो इस समय पे सोवियत संघ के विघटन के बाद सबसे बड़ी महाशक्ति या फिर सबसे शक्तिशाली गणराज्य के रूप में उभरा। और सोवियत संघ के विघटन के परिणाम में ये हमको पता चला है कि 15 नए गणराज्यों का उदय हुआ। जो विचारधारा की लड़ाई थी उसका खात्मा हो गया। जो साम्यवादी विचारधारा, पूंजीवादी विचारधारा के बीच लड़ाई चल रही थी कि कौन सी सबसे ज्यादा बढ़िया है या कौन सबसे ज्यादा बेहतर है, उसका खात्मा हो गया। मतलब कि अब पूंजीवादी विचारधारा को ही ज्यादातर लोग अपनाने की सोचने लगे। और सोवियत संघ के विघटन के परिणाम का सबसे मुख्य उदाहरण यह है कि रूस उसका उत्तराधिकारी बना और विश्व राजनीति में शक्ति संबंध परिवर्तित हो गए। मतलब कि जो विश्व की राजनीति थी उसमें शक्ति संबंध परिवर्तित हो गए। देश आपस में एक दूसरे से मिलने लगे, आपस में गठबंधन करने लगे। मतलब कि अपनी शक्तियों को एक दूसरे की शक्तियों के साथ मिला के साथ में विकास करने की नीतियों को अपनाने लगे। और शॉक थेरेपी को अपनाया गया इसके विघटन के बाद। सोवियत संघ की शॉक थेरेपी क्या? आघात पहुंचाकर उपचार करने की विधि को ही शॉक थेरेपी कहते हैं। इसके अंतर्गत पूंजीवादी विचारधारा को अपनाया जाता है और पश्चिमी देशों से जोड़ा जाता है देशों को, इसी को ही शॉक थेरेपी कहते हैं। और उदारवादी लोकतंत्र का महत्व बढ़ा। मतलब कि उदारवादी लोकतंत्र वही पूंजीवादी व्यवस्था का महत्व बढ़ा। समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह लग गया। समाजवादी विचारधारा यानी जो सोवियत संघ ने अपना रखी थी साम्यवादी विचारधारा, उस पर प्रश्न चिन्ह लग गया था, क्योंकि वो उसके विघटन के महत्वपूर्ण कारणों में से थी। और परिणाम के बाद यही पता चला कि जो उन्होंने विचारधारा अपनाई थी उसका भी महत्वपूर्ण योगदान है इसके विघटन के कारण में। पूंजीवादी व्यवस्था का वर्चस्व, मतलब कि जो पूंजीवादी व्यवस्था थी जो यूएसए ने अपना रखी थी उसका वर्चस्व था विश्व राजनीति में। और दूसरी दुनिया का पतन, ये उसके परिणामों में मुख्य परिणाम का वो उदाहरण है। कम्युनिस्ट पार्टी का अंत। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम में ये पता चला कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी के जो शासन चल रहा था उसका अंत हो गया। और जो यूएसए था वो सबसे शक्तिशाली गणराज्य बन गया। साम्यवादी अवधारणा को अपनाने वाले देशों को धक्का पहुंचा। मतलब कि बहुत खेद हुआ कि हमने जो विचारधारा अपना रखी थी वो कैसे, उसका विघटन कैसे हो सकता है, मतलब कि वो देश कैसे खत्म हो सकता है। तो सोवियत संघ के विघटन के परिणाम आपको, जैसे कि मैंने सारा पॉइंट वाइज बता दिया, इसको एक्सप्लेन कर दिया, आप भी ऐसे लिखिए, इसको पढ़िए और इसको याद कीजिए, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। धन्यवाद।